स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास 9। हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे हमारा सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें उसमें पढ़ चुकी थी। हम लोगों ने फर्स्ट पढ़ा था आपका सेल वॉल, आपके सेल पढ़ा था वो डिस्कवर द सेल। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल में जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, मैंने पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस वगैरह। अब सबको हम वन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ चुका है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल दैट अलाउ द सब्सटेंस इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, दैट इज नॉन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज योर सेल वॉल। एक और होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऊपर एक कवच होता है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल, और ये प्रेजेंट होता है केवल प्लांट्स में। ये केवल पौधों में पाया जाता है, पौधों के सेल्स में होता है, या एनिमल सेल्स में नहीं होता। अब ये सेल वॉल जो होता है वो किससे बना हुआ होता है? सेल वॉल बना हुआ होता है आपका सेल वॉल से। सपोज ये आपका सेल है, सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर हल्की सी परत होती है किसकी? सेल वॉल की। सेल वॉल जो होता है वो मेड अप ऑफ सेलुलोज, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। एंड देन व्हाट हैपेंड, प्लांट, ये केवल प्लांट्स में पाया जाता है। सेकंड थिंग, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। सेलुलोज क्या है? एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो सेल वॉल को रिजिड बना के रखता है ताकि टूटे ना। कौन ना टूटे? सेल भी टूटता। ठीक है। तो सेल वॉल आउटर कवरिंग है, जैसे आप कॉपी के ऊपर कवर चढ़ा देते हो ना ताकि कॉपी फटे ना, तो वैसे सेल के ऊपर एक कवर चढ़ जाता है सेल वॉल, ताकि क्या हो, जो आपका सेल है वो बर्स्ट ना हो। ठीक है। एक प्रोसेस होती है सेल वॉल का क्या काम होता है? गिव्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट सेल। ये सेल प्लांट के सेल को क्या देता है? स्ट्रेंथ देता है, ताकि सेल मतलब जो प्लांट है वो, उसके जो सेल है वो मैच्योर बने रहे। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्लाज्मा। ये होता है, ये इसकी वजह से सेल के अंदर क्या हो सकता है? ब्रस्ट हो सकता है, या सेल जो होते हैं ये बिल्कुल ब्लास्ट हो सकते हैं। क्या होता है ये? प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस मतलब होता है ड्यू टू ऑस्मोसिस ऑफ वाटर इन प्लांट सेल्स और ऑर्गेनेल्स श्रिंक अवे फ्रॉम सेल वॉल, दिस इज नॉन एज प्लाज्मोलाइसिस। सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, बहुत सारी चीजें। ठीक है। अब क्या होता है, ये इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं, या हम कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब क्या होता है, पानी, मैंने कहा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? अलाउ करता है बाहर के सब्सटेंस को अंदर लाने के लिए। कभी कभी ऑस्मोसिस, आपको पता है ऑस्मोसिस क्या होता है? फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। पानी जब हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। कभी कभी सेल के अंदर बहुत ज्यादा पानी हो जाता है। अब क्या होगा, पानी अंदर सेल से कहाँ जाएगा? बाहर की ओर जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? हम ऑस्मोसिस कहेंगे। तो ऑस्मोसिस वाले प्रोसेस में क्या होगा, आपका जो सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। जब वो सिकुड़ जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ये वाली प्रोसेस होती है प्लाज्मोलाइसिस। अब एक बात बताओ, अगर कोई चीज सिकुड़ रही है तो सिंपल सी बात है सेल भी सिकुड़ जाएगा। सेल सिकुड़ जाएगा तो आप देखो छोटा सा एक सेल, तो पूरा का पूरा पौधा भी सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। इसी से बचाने के लिए भगवान ने प्लांट के ऊपर सेल वॉल लगा रखी है, ताकि अंदर जो सिकुड़ रहा है ठीक है कोई बात नहीं, पर जो सेल वॉल है वो उसी स्ट्रक्चर में रहती है। अंदर क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर जो है वो कवरिंग लगी हुई है और ऐसे एज इट इज सेल ऐसे ही रिजिड बना हुआ है। अंदर लोग सिकुड़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे। ठीक है। तो इसी वजह से सेल क्या करता है, वो स्ट्रेंथ, सेल वॉल क्या कर रही है? स्ट्रेंथ दे रही है किसको? आपके प्लांट सेल को। इसके बाद आता है आपके पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेकंड ऑप्शन, सेकंड पॉइंट आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल के सेंटर में होता है। ये अपने अंदर डीएनए कंटेन करता है, और डीएनए का काम क्या होता है? पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को बच्चों तक पहुंचाना। तो इसमें क्या होता है? डेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए, बता दिया। प्रेजेंट इन डीएनए प्रेजेंट इन क्रोमेटिन। डीएनए जो होता है वो, डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, एक एसिड है, किसमें प्रेजेंट है? क्रोमेटिन में प्रेजेंट है। क्रोमेटिन क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागे की तरह का स्ट्रक्चर होता है, उसमें डीएनए है। ठीक है। अब ये क्रोमेटिन जो होता है, जब आपका सेल टूटने वाला होता है ना तो क्रोमोसोम्स में बन जाता है, गुच्छा बन जाता है, धागे का गुच्छा। जब आप धागे को अलग करते हो तो एक सिंगल धागा है, और जब पूरा गोल लेते हो तो क्या बन जाएगा? वो धागे का पूरा, क्या बोलते हैं उसे? ऊन का गोला बन जाता है ना। तो वैसे क्या होता है कि जो आपका धागा अलग होता है तो उसे हम कहते हैं क्रोमेटिन, और जब वो एक साथ गुच्छा बना लेते तो हो जाता है क्रोमोसोम्स। तो टूटते वक्त, सेल के टूटते वक्त क्रोमेटिन अपने आप को क्रोमोसोम्स में बदल देते हैं, और क्रोमेटिन के अंदर ही आपका क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है ड्यूरिंग द डिवीजन। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अभी टॉपिक था न्यूक्लियस खत्म किया हम लोगों ने। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटो सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर
सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है, यानी जो पानी सा भरा रहता है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो फ्लूइड इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल इज नोन एज साइटोप्लाज्म। ओके, हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम सेल टू न्यूक्लियस। ये क्या करता है? ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, मटेरियल का ट्रांसफर करता है कहाँ पे? फ्रॉम सेल टू द न्यूक्लियस। नाउ द नेक्स्ट वन टाइप, अच्छा हेल्प इन ट्रांसफर। अब क्या, जैसे हमारे पास खाना वगैरह आ गया तो उसे जो साइटोप्लाज्म होता है वो न्यूक्लियस तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो कौन पहुंचा रहा है? आपका साइटोप्लाज्म। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेल। दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जो सेल होता है वो मोस्टली आपका हायर ऑर्गेनिज्म हायरार्की किंगडम्स में, हायरार्की में सबसे ऊपर पाया जाता है। मतलब जैसे सपोज जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें आपका यूकैरियोटिक सेल्स पाया जाता है, और जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं मोस्टली वो लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स में, उनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स पाया जाता है। अब आप हम बात करते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज है वो छोटा है, 5 से लेकर 100 नैनोमीटर तक का है, और उसके बाद आपका यूकैरियोटिक सेल्स का साइज जो होता है वो बड़ा होता है। इसका अगर हम बात करें इसका है 10⁻⁻⁶, इसके 5 to 100 नैनोमीटर। ओके, सेकंड वाला जो पोर्शन है इसमें अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, इसका सेकेंड ऑप्शन इज अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन। इनका न्यूक्लियर रीजन कोई भी डिफाइन नहीं होता। और जो दूसरा पॉइंट है आपका हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, मतलब जो आपका न्यूक्लियस है वो बाउंडेड होता है मेम्ब्रेन से। थर्ड पॉइंट हो जाएगा न्यूक्लियोइड प्रेजेंट। अब न्यूक्लियोइड होता क्या है? जिस न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। और दूसरा हो जाता है न्यूक्लियस में क्या, इस और न्यूक्लियस बहुत वेल डिफाइंड होता है और उसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, इसलिए हम न्यूक्लियस। तो इसमें क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसमें न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता। अब लास्ट में सिंगल क्रोमोसोम, इसमें केवल एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर में पाया जाता है, और इसमें आपके एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अब आपका लास्ट होता है मेम्ब्रेन अपसेट। इसमें मेम्ब्रेन्स नहीं होती, मतलब पता है चीजें जो होती हैं वो ऐसे बिखरी हुई होती हैं, उनका कोई वेल जगह नहीं होती, वेल शिफ्ट नहीं होते, वो वेल डिफाइंड नहीं होते। वह हमारा यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इसमें क्या होता है वो वेल डिफाइंड और शेप अलग अलग होता है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं ये स्ट्रक्चर्स। आज आपको क्या करना है? ये कंप्लीट करना है, और कल से हम इनके ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। गोल्जी एपरेटिस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे कल से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक फिनिश करके, यहाँ तक के क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी इसके करने हैं, और 5 पॉइंट्स कल से मैं देना शुरू करूँगी। आप आज लिखना चाहते हो आज लिख लेना। सेल ऑर्गेनल्स जो आपके हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटिस, इनके 5 पॉइंट्स लिखने हैं आपको। कितने पॉइंट्स? 5 पॉइंट्स हर उसके लिखने हैं, ठीक है।